अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। जैसा मैंने पिछले अंक में कहा था कि इस बार भी बात पर्यावरण की और उसे व्यवस्थित रखने की, सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का पानी, उसकी हवा ठीक ठाक हो, वरना जीना मुहाल हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहता हूं उज्जैन का, महाकाल की नगरी का। उज्जैन में एक फैसला हुआ है। उज्जैन बहुत वजह से चर्चित है, लेकिन उसकी चर्चा का एक कारण उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय भी है। और विक्रम विश्वविद्यालय से सटा हुआ जो विक्रम वाटिका है, पार्क है, वो भी है। तो हजारों की संख्या में लोग रोज पार्क में आते हैं, सुबह शाम टहलते हैं, क्योंकि ऐसी खुली जगह, और वो आदमी का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ जंगल है एक तरह से। इतनी वनस्पतियां, इतनी तरह के पक्षी वहां देखे जा सकते हैं जो आम तौर पर किसी और विश्वविद्यालय परिसर में शायद ही दिखाई पड़े। पढ़ाई लिखाई तो जो है वो अपनी जगह है, उसके तमाम और केंद्र भी हो सकते हैं, लेकिन जो पर्यावरण के प्रति विक्रम विश्वविद्यालय की रुचि रही है और उसे व्यवस्थित, सुरक्षित रखने में जो उनका योगदान रहा है, उल्लेखनीय है। उसी विक्रम विश्वविद्यालय की खबर का हवाला दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक के। उससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं छोटी सी मुफ्तखोरी के बारे में। मुफ्त में चीज़ें हासिल करने या मिल जाने की जो इच्छा होती है लोगों के मन में, उसके बारे में। कोई चीज़ मुफ्त मिले तो वो अच्छी मानी जाती है, बल्कि कहावत है कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो वो कैसी है, क्या है बछिया, वो अलग बात है, लेकिन दान में मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, तो उसके दांत कौन गिनेगा। बल्कि मुफ्त पर तो आप सैकड़ों, हजारों कहावतें, लोकोक्तियां इकट्ठा कर सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि अगर मुफ्तखोरी की ये आदत न रही होती हम में, तो इतनी सारी कहावतें भी मुफ्तखोरी पर न बनी होती। यानी ये हमारे खून में है। एक तरह से हम ये मान कर चलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हासिल करना होता है, जिसकी कीमत चुकानी होती है, और कुछ चीज़ें मुफ्त मिल जाती हैं। तो हम हवा पानी को भी मुफ्त समझते हैं। इसको लेके बहुत सारे लोग हमेशा से भ्रमित रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, सिर्फ यही नहीं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, लेकिन तमाम बड़े सोचने वाले और कवि और लेखक भी इसके शिकार रहे हैं कि मुफ्त को कैसे समझें। यहाँ तक कि अपने चचा गालिब भी मुफ्तखोरी के बारे में, मुफ्त के बारे में बहुत साफ नहीं है उनका मन। बल्कि उनका एक शेर आता है जिसमें वो कहते हैं कि बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहजा निगाह। बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहजा निगाह। जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है। लेकिन वही गालिब, वही चचा एक और शेर में कहते हैं कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो वो मुफ्त आए तो माल अच्छा है और मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ये भ्रम की स्थिति तो चचा गालिब के यहां भी है। बहुत साफ साफ समझ में आता है कि मुफ्त को लेकर एक राय नहीं है हिंदुस्तानी, और ये बात समाज में भी उसी तरह दिखाई देती है। कुछ लोग आपको मुफ्त चीज़ें हासिल करने से रोकते हैं, कहते हैं कि जो मुफ्त मिल रहा होता है उसके पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, तो अब वो आगे बढ़ते रहते हैं उसी तरह से। समाज उसी मुफ्त के आसपास है, या तो इस तरफ या उस तरफ विभाजित। और ये राजेश रेड्डी जो शायर हैं, उनका एक शेर और सुन लीजिए मुफ्त पर। वो कहते हैं कि मयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक,
मयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक, जमी के हर खिलौने की मगर कीमत ज्यादा थी। जो आपके पास है, जो दूर है, वो मुफ्त हो सकता है, लेकिन जो आस पास है उसकी कीमत है और कीमत चुकानी पड़ती है। ये इससे बचने की कोई सूरत है नहीं। और जब विक्रम विश्वविद्यालय का जिक्र मैं कर रहा था, वो इसी सिलसिले में है। विक्रम वाटिका, देवास रोड पर विक्रम विश्वविद्यालय है, वहीं वाटिका भी है, उसी के पास में ही है, और विश्वविद्यालय ही उसका प्रबंध देखता है। मैनेजमेंट विश्वविद्यालय के हाथ में है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा पहले, और ये सारे लोग वहाँ टहलने आते हैं सुबह बहुत बढ़िया साफ हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जो वहाँ जल स्रोत हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से रखे गए हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उसमें घुसने के लिए कोई टिकट खरीदना पड़ता है किसी को, कई बार महीने का भी भुगतान करना पड़ता है लोगों को, लेकिन वो कोई ऐसी रकम नहीं है कि आप खुली हवा के लिए, ताज़ा हवा के लिए उतनी छोटी सी रकम अदा कर दें। लेकिन अब विक्रम विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, अखिलेश कुमार पांडे जी, एक बैठक हुई और उसमें ये अखिलेश कुमार पांडे जी ने कहा कि देखिए, कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और कोरोना ने ही हमको ये बताया है कि ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी कीमती है। तो वो जो लोग पार्क में आते हैं, उद्यान में आते हैं, उनको मुफ्त में मिले, ये ठीक बात नहीं है, और उनको इसके लिए थोड़ी कीमत अदा करनी चाहिए। अगर वो पार्क में आने की कीमत अदा करने को तैयार हो जाएं लोग, अभी ये निर्णय हुआ नहीं है, ये वाइस चांसलर के विचार थे और तमाम लोग इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये विचार चल रहा है कि ऑक्सीजन के लिए लोगों पर कर लगाया जाए, एक तरह का टैक्स उनको लगा दिया जाए कि आप अच्छी ऑक्सीजन, साफ ऑक्सीजन चाहते हैं तो एक कर आपको अदा करना पड़ेगा। ये निर्णय जब भी होगा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय ने उसके बारे में और क्या सोचा है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि ये जो पैसे वसूल होंगे, जो लोग अदा करेंगे साफ हवा में सांस लेने के लिए विश्वविद्यालय में, वो पैसे विश्वविद्यालय किसी और मद में खर्च नहीं करेगा, उससे बल्कि और ज़्यादा पेड़ लगाएगा। और बल्कि वहाँ तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं कि कैसे, चूँकि वो राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही वो विश्वविद्यालय है, और उज्जैन नगरी तो विक्रमादित्य के नाम से ही प्रसिद्ध हुई पहले महाकाल से के बाद। तो उस विक्रमादित्य की, महाराज विक्रमादित्य की एक प्रतिमा वहाँ स्थापित है विश्वविद्यालय परिसर में, और उन्होंने तय किया कि जैसे विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, ये अकबर के नवरत्न तो बहुत बाद के हैं, वो तो एक तरह से लगता है कि नकल कर ली अकबर ने नवरत्न रखने की, और बाद में जो आज़ादी के बाद भारत में जो कंपनियां बनी, तो उन्होंने अपनी कंपनियों को ही नवरत्न कहना शुरू कर दिया, जैसे आदमी कोई नवरत्न होने लायक रह ही नहीं गया हो। तो कंपनियों को नवरत्ना कंपनीज कहते थे बड़े गर्व से कि ये मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, ये फ़ायदा देती हैं। वो फ़ायदा पहुंचाने वाले नवरत्नों का जो पहला किस्सा मिलता है वो महाराज विक्रमादित्य के काल में मिलता है। तो विश्वविद्यालय ने कहा है कि ये जो नवरत्न हैं, उसी तरह 9 वनस्पतियों को भी चिन्हित किया गया था, और उन वनस्पतियों को फिर लगाया जाना है वहाँ विश्वविद्यालय में। और ये जो पैसे मिलेंगे, लोग ऑक्सीजन के लिए जो पैसे देंगे टहलने आने के लिए, तो उससे वो नई वाटिकाएं डेवलप करेंगे, नई वाटिकाएं बनाएंगे। अब उसमें जो वाटिका उन्होंने तय की है कि कौन कौन सी होंगी, तो उसमें कालिदास नवरत्न के नाम पर
उनके सबसे बड़े रत्न थे। महाकवि कालिदास, नाटककार कालिदास, धन्वंतरी, उनके नाम पर एक उद्यान होगा। छपणक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पर, वेताल भट्ट, वररुचि और वाराहमिहिर, ये सारे लोग विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके 9 रत्न थे। और इन्हीं के नाम पर 9 उद्यान बनाने की योजना विश्वविद्यालय की है। बड़ा नेक काम लगता है, लेकिन ऑक्सीजन पर टैक्स लगाना, हवा के लिए पैसे वसूल करना, हवा जिसको कहा जाता था कि ये प्रकृति की देन है और इसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, न वर्षा ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, न धूप ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, और हवा ने तो बिल्कुल नहीं किया। ये सारी चीज़ें प्रकृति प्रदत्त हैं और इन पर कोई कर क्यों लगाया जाना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय ने ये सोचा है कि इस पर कर लगाना ज़रूरी है। और जो कुलपति महोदय हैं, उनका कहना था कि 450, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि करीब 450 किलोग्राम ऑक्सीजन एक पेड़ देता है, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत 450 से 500 किलोग्राम ऑक्सीजन हर दिन देता है एक पेड़, बड़ा पेड़, अच्छा पेड़। और मनुष्य की कुल आवश्यकता ऑक्सीजन की दिन भर में 750 किलोग्राम होती है, यानी 3/4 से ज़्यादा ऑक्सीजन तो आपको एक पेड़ से मिल जाता है। कोरोना में जिन लोगों ने ऑक्सीजन के लिए धक्के खाए हैं, उनको ये बात समझ में आती है, और वो अपने आप, हो सकता है उनके पास इतनी ज़मीनें ना हो, इतनी जगह ना हो कि वो खुद पेड़ लगा लें, तो अगर कोई पेड़ लगा रहा है तो उसकी मदद क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसे कर के रूप में न देखा जाए तो शायद बेहतर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बारे में सोचेगा, हो सकता है कोई निर्णय भी कर ले, लेकिन अगर उद्यान लगाना सही है, और अगर लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराना बिल्कुल ज़रूरी है और ठीक है, तो ये उतना ही गलत है कि आप ऑक्सीजन के लिए, प्राणवायु के लिए, लोगों की जिस पर सांस टिकी हुई है उसके लिए उनका गला दबा के उनसे टैक्स वसूल करें। ये ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन इस बारे में भी सोचेगा कि इसका कोई और रास्ता अख्तियार करें, टैक्स न लगाएं, क्योंकि जिस दिन हवा पर टैक्स लगना शुरू होगा उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी। तो अवध पंच में इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।